अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वक्फ कानून अब बदल जाएगा, ये तय जान लीजिए। कल मध्य रात्रि, लगभग मध्य रात्रि में देश की सबसे बड़ी जन पंचायत यानी लोकसभा ने उसको स्वीकृति दे दी और आज राज्यसभा में उस पर बहस चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा जितना समय नहीं लगेगा राज्यसभा में वोटिंग में, आज राज्यसभा में भी इस बिल पर वोट हो जाएगा और राज्यसभा का अंकगणित लगभग वैसा ही है। उसका भी इशारा उसी तरफ है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा। अब दो सवाल खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि इस वक्फ बिल में संशोधन के इस नए व्यवस्था से भारत की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, एक। और दूसरा विषय ये कि विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत इस्लामी जैसे संगठन, इनका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसा आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि हम अदालत जाएंगे, ठीक बात है, अदालत जाने का अधिकार सबके पास है, लेकिन क्या मुस्लिम तंजीमें और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल जैसे दल उन मुस्लिम तंजीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरेंगे कुर्बानी देने के लिए या नहीं, या केवल एक्स पर ही पोस्ट चलेगी और फेसबुक पर। क्योंकि वादा सबने किया था मुस्लिम तंजीमों से कि हम कुर्बानी दे देंगे, हम खून बहा देंगे आपके लिए। अब उनका भी वक्त आ रहा है कि आओ दिखाओ कितनी कुर्बानी दे सकते हो, कितना खून बहा सकते हो। ये विषय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी, इन्होंने सोच समझ के निर्णय ले लिया। अब सस्पेंस खत्म हो गया एनडीए के पार्ट पर। सारे विपक्षी दलों को लग रहा था कि ना कोई खेला होगा, एनडीए टूटेगा। ना एनडीए टूटा, ना एनडीए दरका भी नहीं, दरार भी नहीं आई। कोशिश की गई दरार डालने की, लेकिन एनडीए में दरार नहीं पड़ी। ये बड़ी बात है। जबकि बिहार में और आंध्र प्रदेश दोनों में मुस्लिम वोट, बिहार में नीतीश जी के लिए और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के लिए मुस्लिम वोट बेहद अहम है। उसके बावजूद भी वक्फ संशोधन विधेयक पर ये दोनों दल चट्टान की तरह मोदी सरकार के साथ खड़े रहे। इसलिए एनडीए ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इम्तिहान है विपक्षी दलों का। जो लोग भाजपा के सहयोगी दल थे, उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी कि हम मन से प्रतिबद्धता के साथ भाजपा के साथ हैं। लेकिन जो विपक्षी दल जंतर मंतर पर ये कसम खा रहे थे कि हम इससे मुस्लिमों के साथ हैं, उनके हकूकों के साथ हैं, उनका इम्तिहान अब शुरू होगा कल सुबह से, जब राज्यसभा से आज बिल पास हो जाएगा। अब उनको बताना होगा कि वो कुर्बानी देने के लिए किस तारीख को, किस मुहूर्त में, किस जगह इकट्ठे होंगे। सपा को बताना होगा, बसपा को, कांग्रेस को, तृणमूल को, डीएमके को, शरद पवार की पार्टी को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को, क्योंकि सबने वादा किया था कि हम कुर्बानी देंगे, खून बहाएंगे। वक्त आ गया।
शायद ये बड़े बोल इसलिए भी बोल गए होंगे ये लोग मंच पर, माइक पर नेता, उनको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहते नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वक्फ बिल ले आए। एक बड़बोले नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी अगर बिल लाएंगे लोकसभा में, बिल रखते ही सरकार गिर जाएगी। सरकार तो गिरी नहीं, बिल पास हो गया। विपक्ष के हसरतों की मीनारें ध्वस्त हो गई। अब तो गली बंद हो गई। अब अपने कहे मुताबिक कुर्बानी दीजिए, देश भी देखे और वो जमात भी देखे जिसके मंच पर आपने ये सार्वजनिक रूप से प्रण लिया था, भुजाएं उठाकर कि हम कुर्बानी देंगे, खून बहाएंगे। अब वक्फ की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया इस देश में। अब आप इसको ये कह के ठंडा ठंडा कूल वातावरण नहीं बना सकते कि असंवैधानिक है और भाजपा ने मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया। इससे बात नहीं बनेगी। मतलब अब डिजिटल मीडिया से खेल नहीं होगा। अब सड़क पर उतरने का परीक्षण है, साहस है या नहीं, अब तय होगा कि आप में साहस है या नहीं। ये बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने कभी सोचा होगा कि हमारे लिए मुस्लिम तंजीमें ऐसी मुसीबत भी खड़ी कर देंगी, रोज हमको पूछेंगी कि कब दोगे कुर्बानी। कहां क्या जवाब देंगे आप? कोर्ट की बात है तो कोर्ट तो वो खुद ही चले जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अरशद मदनी अब चले जाएंगे कोर्ट, वो हर मामले में कोर्ट जाते हैं। उसमें सपा का योगदान क्या, उसमें कांग्रेस का योगदान क्या? और क्या कांग्रेस का योगदान इतना ही भर है कि सोनिया जी ने चिट्ठी लिख दी? नहीं ना, मुसलमान इससे ज्यादा चाहता है। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मुसलमान जो चाहता है वो कर पाएंगे? हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वक्फ के हालात में बदलाव के लिए जो कोशिश की जा रही है इसका पॉलिटिकल संदेश क्या है, इसका राजनीतिक असर क्या है। करीब 12 घंटों की बहस, तमाम बयान और घमासान के बाद मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ वाला इम्तिहान पास कर लिया। देर रात इस बिल पर हुई वोटिंग की बिसात पर विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, विपक्ष में 232 मत पड़े। वहीं विपक्षी नेताओं ने जो सुझाव और संशोधन रखे वो भी खारिज हो गए। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लोकसभा के रण में विपक्षी एकता का समीकरण फेल हो गया। नीतीश नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सरकार के साथ अड़िग रहे और यही वजह रही कि विपक्षी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिन पार्टियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात की, कल उन्हीं पार्टियों ने सरेआम धोखा देकर
मुसलमानों के खिलाफ जो उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का जो कानून बनने जा रहा है उसमें सहमति जाहिर की। यानी कि उनको सत्ता की परवाह है, जिनके वोट लिया, जिनके वोट से सरकारों में आए, उनकी परवाह नहीं। कल बहुत सारे लोगों के चेहरों से पर्दे बेनकाब हुए। लोकसभा में एनडीए के साथी साथ रहे तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले भी बिल के विरोध में मुखर रहे। लोकसभा के बाद अब गुरुवार को राज्यसभा में रण सजा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बिल लाने की वजह बताई। Of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Motion moved. You want to say something? Yeah. Okay. माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। आंकड़ों के अंकगणित में इस बिल की राह में राज्यसभा में भी कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा। हालांकि नीतीश नायडू की तरह यहां सारे विपक्ष की नजरें बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिकी हैं। वहीं दूसरी ओर इस बिल के पास होने पर अब मुस्लिम संगठन और धर्म गुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। संसद से बने इस कानून के खिलाफ अब कोर्ट जाने की बात भी कही जा रही है। देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज का क्या स्टैंड रहेगा और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन हैं कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। और बहरहाल वक्फ बिल को लेकर जो मचा था घमासान, उसमें सरकार ने पास कर लिया पहला इम्तिहान। ऐसे में सवाल ये कि इससे किसका नफा किसका नुकसान, क्या अभी बाकी है वक्फ पर और घमासान? मैंने कल ही कहा था इसी कार्यक्रम में इसी समय कि वक्फ पर सस्पेंस खत्म हो गया। कल इसी समय मैंने कहा था, तब लोकसभा में वोटिंग बहुत दूर थी। आज फिर उस बात को दोहराता हूं, ना लोकसभा में कोई दिक्कत आई ना राज्यसभा में कोई दिक्कत आएगी बिल को पास कराने में। यह बिल कानून बन जाएगा सहजता से, सरलता से। इसीलिए चर्चा उसके बाद की होनी चाहिए, कानून बन जाने के बाद। अब राजनीतिक दल क्या करेंगे, इधर वाले भी उधर वाले भी। विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अब उनको कुर्बानी देने और खून बहाने के लिए मुस्लिम संगठन उनके दरवाजों की कुंडी खटखटा के बुलाएंगे कि तुम्हें मेरी कसम आ जाओ। तब क्या इस गर्मी के मौसम में वो कंधे से कंधा लगा के सड़क पर कुर्बानी देने के लिए विपक्ष के बड़े नेता निकल पाने का साहस जुटा पाएंगे? बड़ा प्रश्न है।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल का स्वागत है। अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मुन्ना खान साहब नेता कांग्रेस अभी कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी की भी बड़ी चर्चा रही, जयंत चौधरी की बड़ी चर्चा रही, चरण सिंह तक को स्मरण किया गया कि भाई किसी तरीके से जयंत भी कुछ हिले डुले तो कुछ मजा आए, लेकिन सीन कुछ बना नहीं। 4 चेहरों पर दांव लगाया था, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, और चारों ने विपक्ष की उम्मीदों को, हसरतों को जोर का झटका धीरे से दे दिया। नहीं, क्या मुस्लिम वोट का डर खत्म हो गया है भारत की राजनीति से? रोहित अग्रवाल। देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो ये है कि हम धर्म की राजनीति करते नहीं। दूसरी चीज, विपक्ष को खुश करने के लिए तो राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। जिस दिन हमने एनडीए का साथ लिया था और जिस दिन हमने एनडीए का साथ पकड़ा था, उस दिन हमने बिल्कुल तसल्ली से इसकी जितनी भी समीक्षा थी वो कर ली थी। जिस तरीके से विपक्ष दिशाहीन हो चुका है, जिस तरीके से विपक्ष को सिर्फ सत्ता की लालसा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा बिल किसके भले के लिए आ रहा है, कौन सा बिल किसके भले के लिए नहीं आ रहा है। विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ एक काम है, विरोध करो। वो बिना पढ़े लिखे, उनको मुझे लगता है कि वो शायद बिल के उन्होंने पन्ने भी नहीं पढ़े होंगे कि इनके अंदर लिखा क्या है। उन्होंने सिर्फ अपना एक एजेंडा बना लिया, विरोध करो। भाई मैंने कई बार डिबेट पे पूछा विपक्ष वालों से अमिताभ जी कि भाई जब बिल ही नहीं आया था, जब तुम तब से विरोध कर रहे हो, तो चलो बिल आ गया तब तुम विरोध करो तो बात समझ में आती है कि भाई बिल के अंदर हमने ये पढ़ लिया, ये मुसलमान विरोधी है, ये चीज सब हानिकारक होने जा रहा है। अब जब बिल ही नहीं आया था तब से विपक्ष विरोध करने में लगा हुआ था, तो मतलब उद्देश्य सही है ना, जो कि एजेंडा उनका सेट है कि उनका काम है सिर्फ विरोध करना। एक बात और है, विपक्ष करे क्या बेचारा? विपक्ष को तो विरोध ही करना है। भाई विपक्ष ये तो कह नहीं सकता नहीं बहुत अच्छा काम करी है सरकार, बहुत अच्छा है, जनता इन्हीं को वोट देती रहे, इन्हीं को आगे बढ़ाती रही, ये तो नहीं कह सकता। हाँ, एक बात जरूर बतानी चाहिए कांग्रेस वालों को। इन्होंने कहा था 2024 के चुनाव के बाद कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो ये बिल ला नहीं पाएंगे। वक्फ की बात की थी उन्होंने जनसंख्या कानून पे बात की थी, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पे बात की थी कि अब ये सब ला नहीं पाएंगे। अब इन्होंने पूरा सेट कर दिया है मामला, अब उन्होंने हिला डुला दिया है जनता को। तो उनको ये बताना चाहिए कि उसके बावजूद ये बिल कैसे आ गया और कैसे पास हो गया। तो इसके लिए तो आप देश से माफी मांगोगे या नहीं मांगोगे, ये भी जवाब देना चाहिए। ठीक। मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना खान साहब। नमस्कार अमिताभ जी। बहुत बहुत स्वागत। मुन्ना खान साहब, मुझे राहुल जी के शब्द याद आ रहे हैं। उनके शब्द अपनी स्मृति से उद्धृत कर रहा हूं, सामान्यतः गलत नहीं होंगे, उतना मुझे याद रहता है। उन्होंने कहा, भैया, कहीं एड्रेस कर रहे थे, भैया नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले आप उनको देखा था कैसे ऐसे आते थे, उन्होंने राहुल जी ने किया। अब बोले हमने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, फिनिश्ड, नरेंद्र मोदी फिनिश्ड, उनके शब्द थे। कहा खत्म हो गया कॉन्फिडेंस। ये तो डबल डोज दे गए मुन्ना खान साहब। नहीं, जिस भी नेता से हम बात करते थे वो कहता था अग्निहोत्री जी, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, जयंत, चिराग, इनके रहते कभी आ नहीं सकता। बाबू 240 वाले मोदी हैं, 303 वाले नहीं। क्या शायद यही सोच के राहुल गांधी ने कहा होगा मोदी इज फिनिश्ड, हमने फिनिश कर दिया। ये तो लठ भांज दिए। नहीं, 240 पर तो ये 340 वाला ट्रेलर दिखा दिया कल लोकसभा में। नहीं, अंदाज वही था। भाई अमित शाह का भाषण जिन्होंने सुना कल, उसके बाद 240 340 का मसला रह जाता है क्या? उन्होंने कहा कि देश का कानून है, भारत की सरकार का कानून है, संसद का कानून है, हर किसी को मानना होगा। कोई कैसे बोल सकता है कि नहीं मानेंगे? वही तेवर, वही अंदाज। मुन्ना खान साहब, आपसे गलती कहां हो गई, चूक कहां हो गई समझने में कि ये नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया?
मुन्ना खान साहब। देखिए अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए भी आपने सवाल किया कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो मैं आपको कह दूं कि 2014 के बाद जितने भविष्यवाणी उन्होंने की, वो ज्योतिष आपने पढ़ा होगा ना, जो हाथ की रेखा देख करके बताते हैं अनुमान से कि आपके पास ये ग्रह आने वाले हैं या पद आने वाली है। तो 2014 के बाद ज्योतिष फेल है राहुल गांधी जी के अनुमान के आगे। उन्होंने जो सरकार के लिए कहा, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा, देश के डीजीपी के लिए कहा या कोरोना काल के समय में कहा, वो आपदा आई, वो देश को सामना करना पड़ा। देशवासी जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। तो सवाल राहुल गांधी जी के ऊपर आप नहीं कह सकते, उनका अनुमान। मेरा तो सवाल बहुत क्रिस्प है भैया, लंबी कहानी नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीमित था। राहुल गांधी ने कहा हमने नरेंद्र मोदी को फिनिश कर दिया, उनका वो आत्मबल तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। कल की घटना बता रही आत्मबल डबल हो गया है, टूटा तो नहीं, डबल हो गया है। आपका आकलन गलत कैसे हो गया? मेरा निवेदन सिर्फ ये था मुन्ना भाई। अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी। जी मैं जवाब, कल के लिए आप कह रहे हो, पीछे जो 6 के 6 बिल जो सरकार के मुंह पे तमाचा लगा, उसके लिए आप क्यों नहीं बात कर रहे? 6 बिल भी तो रिजेक्ट हुए, जो पास नहीं हो पाए, जिसके साइंस ने पूरी ताकत लगा दी, वो बिल तो पास नहीं हुआ। उसके लिए आप एक शब्द क्यों नहीं कह रहे? क्या वो सरकार की बदनामी नहीं? क्या वो सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं? लेकिन आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को टॉपिक दिया जाता है कि आपकी ये गाइडलाइन है, इससे ऊपर आप नहीं बोल सकते। आप युवा के रोजगार में एक मिनट रुकना होगा। आपने मेरे जिक्र किया, इसलिए अब मैं ब्याज सहित वापस कर दूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊं। मैं तो आप जानते हो बीच में कभी नहीं छोड़ा, मेरा स्वभाव ही नहीं किसी मित्र को बीच में छोड़ने का। घाट से घाट, बीच में नहीं, आज तक नहीं छोड़ा 15 साल में किसी को। पूछ लो रिकॉर्ड किसी से फोन करके, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे प्रवक्ता नया हो चाहे पुराना, बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो। मैं उत्तर दे दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब किसान बिल वापस लिए थे तो वो 240 की सरकार नहीं थे, तो वो 303 वाली सरकार में थे। एक 240 की सरकार के बाद आदरणीय राहुल जी ने घोषणा की मंच पर, भैया मैंने फिनिश कर दिया मोदी को, उनका कॉन्फिडेंस फिनिश कर दिया। वो तो हाहाकारी हो गया मामला। आप लोगों को सपने में यकीन नहीं था कि वक्फ ले आएंगे? आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे वक्फ का बिल लाते ही सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में क्रांति हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। कुछ नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि मैंने अगर प्रश्न किया है तो उतना सोच समझ किया होगा मुन्ना भाई, उतना हल्का प्रश्न थोड़ी ना करूंगा कि कोई भी गली से निकल जाए ना। मैं प्रश्न बाद में करता हूं, गली पहले बंद करता हूं, गलियां बंद करने के बाद ही प्रश्न करता हूं। इसलिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राहुल जी का आकलन गलत हो गया, और एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर मैं ये भी कहूंगा, 100 साल 125 साल की पार्टी जिसने 45 साल अकेले शासन किया हो, वो इतनी नासमझ कैसे हो गई, इतनी कम समझदारी उसके पास कैसे आ गई? जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, ठीक ठाक अलायंस में है। चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, उनकी पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक में सरकार में है। नीतीश बाबू 20 साल से भाजपा के साथ हैं, आज के हैं। चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़े। मुसलमानों को नहीं पता कि चंद्रबाबू भाजपा के साथ चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी भाजपा के साथ है, चिराग पासवान सरकार में शामिल है। फिर आप ये उम्मीद से क्यों हो गए अचानक से? ये तो आपकी ना समझी है ना कि पूरा इंडिया अलायंस उम्मीद से हो गया। अब रिपोर्ट आ गई तो ना उम्मीदी हो गई। फॉल्स उम्मीद नहीं पालनी चाहिए ना। पहले लैब से रिपोर्ट जांच करवा लो, तब मामला बोलो पब्लिक में। ओपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि ये बिल असंवैधानिक है। सोनिया जी ने कहा बिल असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक बिल आप लोग क्यों लाए? एक और असंवैधानिक बिल देश की लोकसभा ने पास कैसे कर दिया?
अमिताभ जी, कल से पूरा देश देख रहा है। कल देखा कि लोकसभा में कैसे घमासान मचा और आज राज्यसभा में क्या हो रहा है। कल भी लोकसभा में बिल पास हो गया, आज भी पास हो जाएगा। जब ये बिल लाया गया तो जो ईडी गठबंधन उसने दो सवाल रखा। एक तो ये कि यह बिल असंवैधानिक है और दूसरा ये रखा कि भैया इस बिल के पास होने से मुसलमानों की सारी जमीनें छिन जाएगी, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं छीनी जाएगी। इस बिल के पास होने से सारे मुसलमानों की जो भी जमीन है वो छिन जाएगी। ये उसी तरह से कहा जैसे इसके पहले सरकार 3 तलाक, सीए और धारा 370-35 से समाप्त किया था। ये तो इसके पहले भी तो ये सब चीजें हुई। सीए लागू हुआ, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आज तक किसी एक आदमी की नागरिकता नहीं खत्म हुई। जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटाने की खून की नदियां बह जाएंगी। आज लोकतांत्रिक तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार चल रही है, विकास के रास्ते पर चल रही है। और 3 तलाक अगर खत्म करेंगे तो साहब हमारी शरीयत की कानून टूट जाएगी, हर मुसलमान खुश है। तो इन्होंने जो बीज लगाया था, जो पेड़ लगाया था, बबूल का लगाया था, अब वो कट गया, लोकसभा में कट गया। जो तना धना बचा राज्यसभा में कट जाएगा। जब इन्होंने देश की आजादी के बाद 5 बार बिल का संशोधन किया, कई बार? 5 बार, तब वो संवैधानिक था। हम ले आए तो असंवैधानिक था। और आप जब 5 बार ले आए तो गजब का 1995 का बिल संशोधन था, 2013 का तो मासा। जब देखा कि 2014 का चुनाव आ गया तो 2013 में मात्र 13 लोगों की कमेटी बना करके, जेपीसी में 32 सदस्य, इसमें 13 की बनाई। और कई घंटा बहस हुआ था लोकसभा में? केवल 4.5 घंटा बहस हुई थी और उसमें इन्होंने बिल पास कर दिया और देश की 123 बेशकीमती संपत्तियों को भाईजान के हवाले कर दिया। मैं ये बात पूछना चाहता हूं अमिताभ जी आपके माध्यम से, हिंदुओं की धर्मस्थली वो उस कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और आपका वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा। और कल देखा है आपने लोकसभा में हैदराबाद के भाईजान ने वो बड़े नए स्टाइल में, गांधी जी ने फाड़ा था तो हम भी फाड़ दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जो बरगला रहे हैं कि हैदराबाद शहर की वक्फ बोर्ड की 70% जमीनों पर या तो ओवैसी का कब्जा या तो उनके करीबियों का कब्जा। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? मालूम है जो 9,04,000 हेक्टेयर, 9,04,000 एकड़ की जो संपत्ति है उसमें मदरसों को कितना स्थान है? 1.7%। बाकी पर क्या किया? इन मौलवियों ने, जो इनके ठेकेदार थे, बड़े लोगों ने, ये वक्फ बोर्ड से पूछिए कि ये वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ था? क्या बना था? दुकान बना के बेचने के लिए? कर्नाटक में 2200 एकड़ जमीन कौड़ी के भाव बेचने के लिए? ये बना था मुसलमान, गरीब मुसलमानों के, उनके विकास के लिए, उनकी जो है मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए। और इस वक्फ बोर्ड के बनने के बाद अशोक यादव बैठे पढ़े लिखे आदमी है, रोज डिबेट पर आते हैं, क्या सरकार जमीनें छीन लेगी? और ये परजीवी पार्टियां हैं। वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बड़े बड़े जो इनके मुसलमानों के धर्म गुरु हैं वो आकर के खुलेआम बोल रहे हैं कि ये सही है। 80% गरीब और पसमानदा मुसलमान है, आज उनको हक मिलेगा। ये जो 5% लोगों ने कब्जा किया था, हम 80% लोगों को कब्जा देने जा रहे हैं। क्या भैया तुम्हारी भी हिस्सेदारी? और दूसरी बात, संसद में कानून पास हुआ है। अशोक यादव जी, आपके पास रास्ता खुला है। हम तो कहते हैं राम मंदिर की तरह जैसे गए थे वैसे आप कोर्ट में चले जाओ, लेकिन अगर शाहीन बाग की धमकी दोगे तो वो जमाना लद गया, लद गया, लद गया, लद गया। अब शाहीन बाग की धमकी न दो और न तो परजीवी बनो और उनके कंधे पर बंदूक रख के तलवार चलाने की, तोप चलाने की कोशिश करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारे जमाने के बड़े माफिया गुंडे थे, ठीक है, कहां पहुंचा दिया? ओपी सिंह जी, अभी आप ठीक है, आ गई आपकी बात। अशोक यादव जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का भी बहुत स्वागत है। अशोक जी, एक प्रश्न ये, बाकी तो सब आ ही रही बात है, और कि मान लीजिए आज रात में पास हो जाएगा बिल, तो कल सुबह होगी, फ्रेश होके अपना चाय पी के, मान लीजिए मुस्लिम जमात के नेता लोग आप लोगों के घर आके कुंडी खटखटाने लगे अशोक जी कि भैया वो कुर्बानी और खून कब बहाना है, कहाँ देंगे बताइए, तो हम लोग इंतज़ाम करें।
तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने तो पब्लिक में कमिटमेंट किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलेमा हिंद से, कि हम आपके हक में कुर्बानी देंगे और खून बहा देंगे। अब उनका तो जो कुछ होना था हो गया, वक्फ का तो मान लीजिए आप कल हो कि भाई अखिलेश जी की कुंडी खटखटा दी अरशद मदनी ने, तो क्या स्थिति बनेगी? और पूछें कि भाई कुर्बानी का क्या है सीन, या राहुल जी की, या ममता जी की, या तेजस्वी यादव की? अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मामला बड़ा कैड़ा हो जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी को कम से कम भारतीय जनता पार्टी समझने की आप कृपया भूल न करें। हम लोग वो पार्टी नहीं है कि वादा कर दिए 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, स्विस बैंक से काला धन, इस तरह के वादे करके हम लोग भागने वाले नहीं अमिताभ जी। और न विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हमारे दल में कोई है नहीं, तो मतलब कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे, कोई नहीं, खूब बहाएंगे, कुर्बानी देंगे, बता रहा हूं जी। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादे पे खरे उतरते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कुर्बानी खून बहाने का, तो समाजवादी पार्टी पूरे दल बल के साथ हर तरह से तैयार है खून बहाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल भरने के लिए। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, जैसे वहां पे आपने जो बात बताई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया था, उस वादे पे हम लोग खड़े हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। हम लोग वादा करके भागने वाले नहीं हैं, न तो झूठे वादे, बस ठीक, बालमा भी नहीं, ठीक ना बालमा भी नहीं है। क्या बात कही, नवरात्र के मौसम में अशोक जी बालमा तक पहुंच गए। भैया मेरा सिर्फ कहना इतना है, एक समझना ये चाह रहा हूं कि पिछले अंतिम जन आंदोलन जिसमें 10-5 लाख आदमी जेल गया हो, 100-200, 500 घायल हुए हों, 1000, 2000, 5000, 10,000 मुकदमे लिखे गए हों, प्रदेश में अफरा तफरी मच गई हो, ऐसा जाजल्यमान प्रखर तेज पुंज आंदोलन सपा ने कब किया? जरा हमारा भी वो करो, जिसमें मुझे ऐसा शो करना पड़ा हो कि आज उत्तर प्रदेश ठहर गया है, समाजवादी पार्टी ने जन सैलाब ला दिया है, अब तक 12 लाख लोग जेल भर चुके हैं उत्तर प्रदेश की। मैं तो ट्विटर के अलावा कहीं संघर्ष नहीं देखा अशोक जी, यही तो सच्ची बात तो यही है। कहां देख, बताओ ना हमको, अरे हमको बताओ ना महाराज, हम मान लेंगे अपनी गलती। आपने 12 लाख आदमी जेल भरे हो, मुझे ना पता लगाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। बता रहा हूं अमिताभ जी, देखिए आप, यही स्थिति है, सरकार यही चाहती है कि जो चाहे वही मीडिया देखे, यही स्थिति है। इसी वजह से प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में आज भारत की स्थिति क्या है? भैया इंडेक्स नहीं, मुझे वो घटना बताओ कि अमिताभ जी फला महीने में, फला साल में हमने हाहाकार मचाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे बताओ। आप जेल गए कभी? नहीं। आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनमें से 90% कभी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे। कब आंदोलन किया आपने भाई, कब आंदोलन किया, मैं भी तो जानूं। देखिए अब मायावती जी भी ये कहने लगे कि हमने तो बड़े आंदोलन किए हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना मानना कि मायावती जी ने भी आंदोलन किए। वो भी नहीं मानती, वो भी कहती हमने बड़े आंदोलन किए, लेकिन जनता पूछती कब किए, कहां किए, मन में। अशोक जी, जनता को सत्ता कौन क्या कर रहा है उसी हिसाब से जनता अपना मत भी देती है चुनाव दौरान। लेकिन आपने जो कहा कि हमने नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन जब चल रहा था और उन किसानों का कवरेज, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का तहसील स्तरीय धरना, हर तहसील में जो विधायक हमारे थे, जिन जिन सभाओं में वो तहसीलें आती थी, हजारों की संख्या में हम लोगों ने आंदोलन दिया और जेल भी भरा। हम लोगों ने गिरफ्तारियां, गिरफ्तारी दिया, मैं खुद गिरफ्तार किया। ठीक है, अगर यही धरना है, यही खून है, यही कुर्बानी है, तो ऐसे खून और कुर्बानी को प्रणाम। अगर यही मंच पे इसीलिए बोले थे कि नहीं हम तहसील पर ज्ञापन देंगे तहसीलदार को और 5 मिनट का धरना करेंगे हैं, और फिर विज्ञप्ति जारी करेंगे, एक वीडियो भी, अगर यही खून बहाना कुर्बानी है, तो फिर मुसलमानों की पार्टी तंजीमों से मैं कहूंगा गुरु ठगे गए क्या? अगर इनके भरोसे आप लड़ाई पर निकल लिए तो ठगे गए।
फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास तो कोई फौज है नहीं अपनी, वो तो सपा के भरोसे है, कांग्रेस के भरोसे है। खैर, मुन्ना खान साहब, सोनिया जी ने कहा, वयोवृद्ध नेता हैं, कि जबरन बिल पास करा लिया गया, मतलब कट्टा वगैरह लगा के बिल पास कराया गया, बिल्कुल छुरा वगैरह। समझना चाह रहा हूं लोकसभा में जबरन बिल कैसे पास होता है, जरा प्रकाश डालो। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन सटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार बार ऐसा होता रहेगा। थोड़ा प्रकाश डालिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ अमिताभ जी। आज ये बड़ा ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह और शहंशाह के डर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इनके सभी के बोलती बंद है। आज जो गृह मंत्री के द्वारा जो आदेश किया जाता है उसी पे डिबेट होती है और उतने ही सीमित शब्दों में बात होती है। ये सारी बातें सिर माथे, मैं सिर्फ एक मिनट, ये सारी बातें, अरे भाई ये बातें अशोक जी भी कह चुके, आप भी 2 बार कह चुके, चलो तीसरी बार भी मेरे सिर माथे, मैं इस बहस में उलझते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जबरन बिल कैसे पास होता है लोकसभा में, तमंचा लगा के, कट्टा लगा के, छुरा दिखा के, कई मारपीट करके कैसे होता है? 35-38 साल से तो हम ही लोकसभा देख रहे हैं। संविधान को बिल्कुल, मैं क्या तुम्हें जवाब दे दूं? जी देखिए, संविधान को तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना ऐसी मजबूरियां नहीं होगी, क्योंकि शाह और शहंशाह के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, लोकतंत्र कोई मुन्ना मायने खान नहीं साहब, रखता। आपके पास उत्तर नहीं है। मैं ठीक, मुन्ना भाई आपके पास उत्तर नहीं, मैं रोहित, ठीक रुकना होगा, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। आपने गलत उम्मीद पाल ली, आप असफल हो गए, तो चंद्रबाबू को दोष क्या है इसमें? चंद्रबाबू ने आपसे कहा था कि हम पर उम्मीद रखो, आप उनसे उम्मीद से क्यों हो गए? उन्होंने तो आपको टेलीफोन किया नहीं था, आप खुद ही ख्याली पुलाव पका लिए, ख्याली बिरयानी। बोले जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू भी। बोले हो गया खेल, खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। ये तो उतावलापन आपने किया, नीतीश ने बोला था आपसे, नहीं ना? और एक बात आई है, अशोक जी ने भी सुनी, मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊंगा। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, वो वही बात कह रही है जो कांग्रेस कह रही है मूल रूप से, कि संविधान को तार करके। मैंने संविधान ज्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग ने ज्यादा पढ़ा होगा। क्या संविधान में कहीं लिखा है वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? 126 बार तो संविधान में संशोधन हो चुका, ये तो वक्फ कानून है। ये संविधान तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है, अब तार हो गया। जब लालू जी मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह के समय में वक्फ कानून में को मजबूत कर रहे थे, जहां रुमाल रख दो बेटा जमीन तुम्हारी, तो संविधान दूध पी रहा था, और कल तार हो गया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, क्या संविधान की मूल प्रति में ऐसा कहीं लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन नहीं हो सकता, या संशोधन एक ही दिशा में हो सकता है, दूसरी दिशा में नहीं हो सकता? ऐसा लिखा है क्या रोहित जी? सबसे पहले तो और एक दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के कनपट्टी पर बंदूक लगाई गई। रोहित अग्रवाल, सबसे पहले तो अमिताभ जी इनको ये बताना चाहिए, 2013 में वक्फ में संशोधन कांग्रेस ने किया था। 1995 में क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा ना, कि सारा अपराध 2025 में हो गया। एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका कांग्रेस ने सीख लिया है, अद्धा मारो भाग जाओ। मीडिया बिक गई। अरे भाई मैं 2-4 नाम ले देता हूँ। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, जनता सब जान रही है, आज के समय में कोई कुछ नहीं छुपा सकता। जरूरी है अमिताभ जी, देखिए जरूरी है, ये मुद्दा जरूरी है। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, ठीक है, वाड्रा एलडीएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड केस, कोलगेट, ठीक है, बोफोर्स घोटाला, मारुति घोटाला, उसके बाद भी मीडिया को नहीं खरीद पाई कांग्रेस। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं खरीद पाई, और जो 2014 के बाद सत्ता में आई उसने मीडिया को खरीद लिया। अरे कुछ तो कम से कम सेंसिबल बात करो, मतलब आपके पक्ष में जो ना बोले वो बिक गया,
अरे आधी से ज्यादा मीडिया आपके पक्ष में बोल रही है, जिसको हम चमचा मीडिया बोलते हैं। आप देखो तो एक बार मुन्ना खान जी, लाइन लगी हुई है आपके 10 जनपद के बाहर अरे भी। उस पर छोड़ो, दरवाजा रोहित खोल अग्रवाल, के देखो रोहित तो एक अग्रवाल, बार। एक मिनट रुकना होगा, एक बार रुकना होगा। मुन्ना खान ने कहा कि जयंत नायडू, नीतीश कुमार और मांझी, चिराग पासवान, इनके कंधे पर, कनपट्टी पर बंदूक लगा दी भाजपा वालों ने। आपके नेता को बंदूक लगा के बिल के पक्ष में लाया गया। बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने हमेशा कनपटी पे बंदूक रख के ही सरकार चलाई है, इसलिए उसको ये उसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसको यही लगता है कि आज भी गरीब के जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जब कांग्रेस उसका विरोध कर सकती है, गरीब को घर देने का विरोध कर सकती है, तो ये तो वक्फ बिल है। एक बात तो कांग्रेस को बतानी पड़ेगी ना, 30,000 लाख स्क्वायर फीट जमीन थी वक्फ के पास जब 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। अरे भाई 9.5 लाख करोड़ स्क्वायर फीट जमीन कहां से आ गई? कुछ तो हुआ होगा। देश का गरीब की, मुसलमान की हालत भी बदहाल है। सच्चर कमेटी कहती है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है मुसलमान देश का, जो कांग्रेस के कार्यकाल में रिपोर्ट आई थी। लेकिन वक्फ में जमीन बढ़ गई और बढ़ के हो गई 9.5 लाख करोड़ स्क्वायर फीट। तो ये तो बताना पड़ेगा ना, किसने दान दे दी, कहां से आ गई ये जमीन? सरकारी जमीन पे रुमाल रख दो, कह दो ये वक्फ की हो गई। गरीब की जमीन पे रुमाल रख दो, कह दो ये सरकार की, वो वक्फ की हो गई। अरे भाई एक बात समझनी पड़ेगी कि गरीब को भी हक दो ना उसका, कि लुटियंस जोन के अंदर 1.5 एकड़ जमीन का 80 रुपए किराया लेके वक्फ चल रहा है, और उसको अगर हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए महीना किराया होना चाहिए, तो हम गलत हैं कि आप गलत हो? अरे ये तो आम आदमी भी समझेगा कि 1.5 एकड़ जमीन का 80 रुपए किराया लुटियंस जोन में कैसे हो सकता है? और ये तो आप ही का वक्फ बोर्ड आप ही के द्वारा बनाया हुआ, जिसको आप कह रहे हो बड़ा संघर्ष है, जिसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है रोहित अग्रवाल, अभी रुकना को, पूरे देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि वक्फ के अंदर बहुत कालिक है। जयपुर में, जयपुर का कनॉट प्लेस है MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, वहाँ 400-500 स्क्वायर फीट की दुकानें 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया किराए पर है। ये लूट नहीं तो क्या है भाई साहब? कागज पर 30 रुपया है किराया, ये लूट नहीं है। और अंदर से पैसा आ रहा है, वो जेब में जा रहा है। ये क्यों हो? क्यों हो? और अगर इस पर आपत्ति है कि नहीं ऐसा ही चलने दो, तो ये तो देश को स्वीकार नहीं होगा। अशोक भाई, कहा गया कि संविधान की हत्या कर दी गई। क्या संविधान में ऐसा कोई लिखित प्रतिबंध है कि वक्फ कानून में कभी कोई संशोधन नहीं होगा, और जब भी संशोधन होगा एक ही दिशा वाला होगा कि वक्फ को प्रोटीन का इंजेक्शन और दिया जा सकता है, लेकिन वक्फ से ये कोई नहीं कह सकता है लोकसभा में नियम लाके कि आप अपने में सुधार करो? बोले ना, जो मनमोहन सिंह ने किया वो संविधान का काम था, जो नरसिंह राव ने किया वो संविधान का काम था। अब जो हुआ वो संविधान की हत्या हो गई और बंदूक लगा के काम कराया गया। मैं समझ नहीं पाया। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूं आपसे, संविधान के किस पेज पर, किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन करने से लोकसभा को प्रतिबंधित किया जाए? देखिए, संविधान का जहां तक आपने कहा हत्या के सवाल, हमने नहीं कहा, तो संविधान आप लोग कह रहे हो भैया, हमने नहीं कहा। अरे भाई, हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हो जी। आपने जो सवाल किया अमिताभ जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, सब देखिए संविधान की जो हमारी मूल भावना है, वो अमिताभ जी, संविधान की मूल भावना हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। संविधान की जो मूल भावना है, जो सार उसका है, डेमोक्रेसी के अराउंड उसकी मतलब पूरी जो है उसकी थाती है संविधान। लेकिन अभी नड्डा साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जेपीसी हमने 31 सदस्यीय बनाई, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से मिलेगा? लोग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। आपने इतना लंबा चौड़ा जेपीसी बना दिया और एक भी डेमोक्रेटिक जो रूल्स होता, प्रोसीजर होता है, उसका फॉलो नहीं किया। तो जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका एक तरह से संविधान की हत्या ही मानी जाएगी अमिताभ जी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरकार कुचल रही है लगातार, ये संविधान की हत्या है। और दूसरी बात, अभी ओपी सिंह भाई बड़ा अच्छी बातें बोल रहे थे कि 5% लोगों के पास पूरा कब्जा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे हिंदू समाज जो है, देश की आबादी का 80%, इसमें जो 15% जो लोग हैं उनका कब्जा देश के 50.5% जगहों पे कब्जा है।
उनके ऊपर उनको कोई चिंता नहीं होती। और जो 85% आबादी है वो 49.5% पे किसी तरह से सरवाइव कर रही है, इसकी चिंता नहीं उनको है। 5% वहां पे मुसलमान समाज कब्जा किया है, पता नहीं कहां से सर्वे लाए। ये तो हम सर्वे की बात कर रहे हैं ना, कि हमारी जो 1585 की लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी चिंता कब आप करेंगे ओपी सिंह साहब, जो कब्जा जमा के बैठे हैं कुंडली मार के सांप की तरह, जो पीडीए के लोगों के हकों पे कब्जा जमा के बैठे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा? आप तो सबसे बड़े हिंदू सम्राट और हिंदू का क्या हृदय सम्राट बैठे हैं आपके नेता लोग, लेकिन इसी हिंदू में पिछड़ा दलित आता है कि नहीं आता है? और उनके अधिकारों पर कब्जा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, मोदी सरकार करवा रही, योगी सरकार करवा रही। उन पीडीए के लोगों जो 85% आबादी है, उनकी आपको कोई चिंता नहीं है। मुसलमान समाज की बड़ी चिंता है। ठीक है अशोक यादव, साला बड़ी गजब बात हो गई, मुसलमान ठीक है। पसमानदा मुसलमान। अरे आपने किसकी चिंता किया? ठीक है अशोक जी, सगा नहीं, अशोक जी अभी रुकना जिसको होगा, भाजपा ने- ठीक है अब रुकना होगा। 2-3 बातें अशोक जी ने कही। एक उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक संसदीय परंपराएं लोकतंत्र के इर्द गिर्द, उस अवधारणा के इर्द गिर्द भारत की घूमती हैं। अच्छी बात कही, अच्छे शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। मैं उनको जानकारी दे दूं, बोफोर्स मामले में कांग्रेस ने एक जेपीसी बनाई, वी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। अशोक जी हमेशा के लिए समझ लीजिएगा, ये वंस फॉर ऑल दवा है, सब में काम आएगी। जेपीसी का विषय जब भी भारत में उठेगा ये बात हमेशा काम आएगी। इसको गूगल में मत ढूंढो, गूगल में ना जाओ, हम बताए दे रहे, मेरी स्मृति उतनी तेज है। क्या शरद यादव जैसे लोग उसमें मेंबर थे सब। जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने सबको लतिया के वहां मोहर लगा दी और टाइप हो गई रिपोर्ट। मुन्ना खान को नहीं पता होगा, लेकिन मैं वहां था एक पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में। क्या, और मेरी सीट मालूम थी, वो 6 नंबर थी। क्या ऊपर, वहां से ऐसे देखते थे तो प्रधानमंत्री और प्रथम पंक्ति सत्ता पक्ष की ठीक मेरे नीचे दिखती थी। ठीक, विपक्षियों ने जब वो देखी तो हाहाकार मच गया लोकसभा में। जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ कर ऐसे फेंकी गई। क्या ये कांग्रेस जेपीसी का मंगलसूत्र डाल के घूम रही है, हैं? और आप उनका सहबोला बने हैं। तब लोकतंत्र नहीं था देश में, है? इस्तीफा देना पड़ा था विपक्ष के सांसदों को। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? और एक बात और भी है, महत्वपूर्ण है। अशोक भाई विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी कुछ कई बार व्यस्तता में चीजें छूट जाती हैं। तथ्य तथ्य ही रहेंगे, हमको पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो। आजाद गंभीरता सुनिएगा ओपी सिंह जी, आजाद भारत में अब तक जितने भी विधेयक आए हैं, आजाद भारत में जितने, ठीक, किसी भी विधेयक में इतना विस्तृत कंसल्टेशन नहीं हुआ जितना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हुआ है। 96 लाख लिखित प्रतिवेदन है, 96 लाख राय लिखित तौर पर, लगभग 1 करोड़। 283 मीटिंग्स हैं प्रतिनिधि मंडलों से। देश में नेहरू से लेके मोदी तक इस कानून से पहले, इस बिल से पहले किसी बिल के आवक पर इतना बड़ा कंसल्टेशन नहीं हुआ। बोफोर्स में भी नहीं हुआ तो जो इतना बवाली जेपीसी थी। इसलिए जब भी बात करें तो इन सब चीजों को पढ़कर बात करें। संविधान की बात करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में 126 बार संविधान बदल गया। ये जेपीसी क्या लाया, ये क्या लाया? वक्फ तो दिन में 3 बार बदले, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? संविधान बदल गया, उसमें शब्द घुसा दिए प्रेमबल में, और जेपीसी पे छाती पीटी जा रही, बोले हाय 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 जेपीसी। आप 2 बार बदल चुके इसको, वक्फ कानून को। भैया ओपी सिंह जी, आपके दोनों विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आपने संविधान की हत्या कर दी और गन पॉइंट पर लेके अपने सहयोगी दलों को ये बिल पास करा लिया। ये छोटे मोटे लोग नहीं कह रहे, सोनिया जी कह रहे हैं कि जबरियां पास कराया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिला पंचायत की अध्यक्ष के चुनाव हो, क्या मेंबरों को नहीं पकड़ ले जाते, गाड़ी में डाल ले जाते, मारते पीटते, बंद कर लेते हैं, फिर ऐसा
काम करा दिया आपने। कांग्रेस की ही देन है कि दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कितने? 57। और पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन जितनी वक्फ बोर्ड के पास है पूरी दुनिया के पास नहीं। 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट है, अशोक जी और मुन्ना खां पढ़ ले, जिसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड 80% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और एक रिपोर्ट ये भी है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उसमें 78% सरकारी जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कब्जा कर रखा है। अब अगर सरकार ये कह रही है अशोक जी कि भैया उसका दस्तावेज दो, कागज दो कि आपने जो ये 78% सरकारी जमीन पर कब्जा किए हो, तो आप नहीं दोगे। आपने छपवा लिया संविधान का किताब, पतली सी जेब में रख लिया। संविधान की जब बात आएगी तो संविधान, ये देखिए संविधान की दुआई और लोकतंत्र की। अशोक यादव और मुन्ना खां, आप उस पार्टी के हो जिस पार्टी का नेता ही लोकतंत्र में नहीं। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और आज तक जो है मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कोई दूसरा नाम बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से लेकर के अब तक जितने बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 को छोड़ करके दूसरे का नाम बता देते कौन रहा। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप मीडिया पर सवाल उठाते हो, तब आपकी उम्र हो सकता है पढ़ लिख रहे हो, हाई स्कूल में या पता नहीं 8 में रहे होंगे। हम लोगों ने 1975 का वो दिन देखा अशोक यादव, जब मीडिया की जो था वो कटघरे में था, ताला में था। कोई संपादकीय, कोई समाचार आप लिख नहीं सकते थे तब तक जब तक कि सरकारी एजेंडे से उसको आप पास नहीं करा सकते। आज आप दुहाई देते हो, आप जनता में जाओगे, कहोगे हम वक्फ बोर्ड के लिए खून बहाएंगे, हम वक्फ बोर्ड के लिए बलिदान हो जाएंगे। क्या है वक्फ बोर्ड? किस लिए बना था और क्या हुआ? क्या यह देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या यह देश के अंदर 2 कानून होगा? हिंदू धर्म की संपत्तियां जो है ये कानून और संविधान से चलेगा, वक्फ बोर्ड संविधान से नहीं चलेगा। क्यों? कहें आपकी सरकार नहीं है, ये तुष्टीकरण नहीं चलेगी, हम चलाएंगे। हमने 370 भी खत्म किया, 3 तलाक भी खत्म किया, लाया, खत्म किया, सीए भी लाया और वक्फ बोर्ड भी खत्म करेंगे। और कल राष्ट्र के हित में जो कदम उठाना होगा उसको भी उठाएंगे। और आप आना चुनाव के मैदान में जहां जनता फैसला करेगी। आप बहुत आंदोलन किए, 17 का भी आंदोलन पता है, 22 का भी आंदोलन पता है और केंद्र में 3 बार का आंदोलन पता है, 14, 19। ठीक है ओपी सिंह, ठीक है, समय कम है। ठीक 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 ओपी भाई, ठीक है, आगे बात। एक बड़ा सामान्य सा तर्क हर आदमी के जहन में आता है, वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, सामान्य तर्क है जो विशुद्ध तर्क के आधार पर निर्मित है बात। सब लोग इस बात पर सहमत हैं, सारे सर्वे, सारी रिपोर्टें इस बात पर सहमत हैं, सच्चर कमेटी से लेकर सारी कमेटियां, कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत विचित्र स्थितियों में फंसा हुआ है, बहुत दरिद्र है। सब कहते, नेता भी और रिपोर्ट भी। जो सबसे ज्यादा दरिद्र बताया जा रहा है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। तो मुझे तो इसी पे आपत्ति होती है कि दलितों की हालत खराब क्यों कही जा रही है। लेकिन चलो, उस कम्युनिटी से लाखों एकड़ जमीन दान के लिए कहां से आ रही है? मेरे पास खाने को मान लीजिए भोजन नहीं है अशोक यादव जी, और कल मैं अखबार में छपा दूं कि मैंने 2000 मीटर जमीन नोएडा को, सरकार को दान की या सनातन को दान की, तो लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे ना कि खाने को रोटी नहीं, इनके पास जमीन कहां से आ गई। कल संसद में आंकड़े रखे थे गृह मंत्री ने, ये वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ी? दान से ही आती ना वक्फ की जमीन, और तो कैसे आती नहीं लिखत पढ़त में। कौन दान दे रहा है? किसके पास दान की हैसियत है? और अगर किसी समाज के पास इतनी दान की हैसियत है तो वो समाज गरीब कैसे है? फिर तो वो अमीरों का अमीर है। फिर तो मुझे लग रहा है मुगलिया सल्तनत टाइप का मामला है कि ये शाहजहां बैठे हैं इधर
और उधर औरंगजेब बैठे, उधर बाबर पीछे से आ रहे हैं हीरे मोती पहने हुए। ये जमीन आई कहां से? एक और आप कह रहे हो रोटी नहीं खाने को, हम चूड़ी बेच रहे हैं, हम शरीफा बेच रहे हैं, हम अंडे की रेहड़ी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो 5 लाख एकड़ जमीन दान कर दी। दोनों बातें कैसे चलेंगी यार? आपके पास अपने रहने का एक कमरे का मकान नहीं, और आपके का नाम का वक्फनामा बना घूम रहा है कि 100 एकड़ जमीन भैया दान की। संभल में यही हुआ था अशोक भाई, जब उन पर सख्ती की गई तो वो हाय राम करते हुए आए कलेक्टर के यहां और पैरों की लेट के माफी मांगी। बोले भाई साहब हमारे पास तो रहने को जगह नहीं, हम कहां से कर देंगे दान, ये फर्जी है कागज। एक बात जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बात बार बार उठाई जाती है। संसद हर बार की संसद, हर संसद उतनी ही ताकतवर जितनी जवाहरलाल जी की थी आज भी, ठीक। हर संसद को उतने ही हकूक हासिल जितने जवाहरलाल जी के समय की संसद को हासिल थे। इसलिए ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि वो करें तो लीला। बोले इंदिरा जी कर सकती हैं, जवाहरलाल जी कर सकते थे, मनमोहन सिंह कर सकते थे, आप नहीं कर सकते क्यों? बोले हम संविधान विरोधी घोषित कर देंगे। तो कर दो। देश की जनता हर संसद को जब नई लोकसभा चुनती है अशोक भाई, तो उसको समान शक्तियों के साथ ही बैठाती है। क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा अखिलेश जी के समय में ज्यादा ताकतवर हो, योगी जी के समय में कम, ऐसा नहीं है। आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं मानता। जितने अधिकार जवाहरलाल जी को हासिल रहे होंगे बाहैसियत प्रधानमंत्री, इंदिरा जी को हासिल रहेंगे, उतने ही अधिकार नरेंद्र मोदी को भी हासिल है। कम से कम इस बेसिक चीज पर तो टिकना सीखिए सब लोग। इंदिरा जी के पास ज्यादा अधिकार थे, नरेंद्र मोदी के पास कम, ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक सी शक्तियां ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं, एक सी शक्तियां ग्रहण करते हैं। इसलिए ये जो एक खिल्ली बनाने वाला जो भाव है ना, वो ठीक नहीं लोकतंत्र में, कि हम करें तो लीला और वो करें तो ये नहीं। संसद में बिल पास हो रहा है और सोनिया जी कह रही है कि ये जबरिया बिल पास करा लिया। ये गांव की पंचायत में बिल पास हुआ है क्या कि मारपीट करके बिल पास हो गया? 14 घंटे बहस के बाद बिल पास हुआ है, 14 घंटे की बहस के बाद। लेकिन मैं फिर कहूंगा, तैयार रहिए, अटैची छोटी छोटी तैयार कर लीजिए, जिसमें दैनिक दवाएं हो, कपड़े हो, गमछा हो, एक लोटा हो। कभी भी अरशद मदनी आ सकते हैं, महमूद मदनी आ सकते हैं कि हाँ भाई आ जाओ मुन्ना खान, कुर्बानी का टाइम आ गया, आज तुम्हारा नाम है क्या, चलो कुर्बानी देने। कभी भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सामान पहले से तैयार रखिएगा। कुर्बानी का बयाना लिया है तो अब तो निभाना पड़ेगा। और ये बात अशोक भाई ने भी कही कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। हालांकि मुझे लगता था कि कुर्बानी का समय थोड़ा बाद में रखते, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, थोड़ा पानी पड़ जाता तब ठीक रहता। अभी तपिश बहुत होगी। लेकिन अब ये तो पर्सनल लॉ और जमात वाले लोग जाने वो कब कुंडी खटखटा देंगे, और जब कुंडी खटखटा देंगे तो निकलना तो पड़ेगा ना, कुर्बानी के लिए, खून बहाने के लिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।